हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार हिस्टोरिकल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों के लिए बिहार पुलिस कांस्टेबल का एमसीक्यू लाया हूं, जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें प्रश्नों को अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है, जिससे आपके नॉलेज में बहुत ही इजाफा होगा। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन थे? बहमनी राज्य के संस्थापक कौन थे? आपके आंसर हैं अलाउद्दीन हसन। आपका आंसर है अलाउद्दीन हसन। चलिए, बहमनी राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह थे या हसन गंगू। हसन गंगू का नाम ही अलाउद्दीन बहमन शाह है। ज़्यादातर एग्जाम में हसन गंगू ही पूछा जाता है। तो बहमनी राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह या उन्हीं का एक और नाम है हसन गंगू। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में किया गया। जिस समय बहमनी राज्य का स्थापना किया गया उस समय तुगलक वंश का शासन था। तो तुगलक वंश के शासक MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बहमनी राज्य की स्थापना हुई। इसकी राजधानी गुलबर्गा थी और इसकी राजभाषा मराठा था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? आपका आंसर है बाबू कुंवर सिंह। चलिए, ये बाबू कुंवर सिंह कौन थे? तो बाबू कुंवर सिंह यानी कुंवर सिंह आरा जिला में एक गांव पड़ता है जगदीशपुर। तो जगदीशपुर के वो जमींदार थे। उन्होंने अपने बिहार की तरफ से 1857 की क्रांति के दौरान बिहार से उसने भाग लिया था। कुछ और इम्पोर्टेंट जो नेता है जो अलग अलग जगह से भाग लिए थे, जैसे दिल्ली से बहादुर शाह जफ़र द्वितीय या बहादुर शाह द्वितीय कहिए या बहादुर शाह जफ़र कहिए। ये एक अंतिम मुग़ल सम्राट थे। इनको पेंशन के लिए पेंशन के तौर पर इनको दिल्ली में रखा गया था। अगला था कानपुर से नाना साहब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और इलाहाबाद से लियाकत अली, बरेली से खान बहादुर खान और फैजाबाद से अहमदुल्ला। एक बार और सुन लीजिए, दिल्ली से बहादुर शाह जफ़र, कानपुर से नाना साहेब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और इलाहाबाद से लियाकत अली, बरेली से खान बहादुर खान और फैजाबाद से अहमदुल्ला। ये सब जो क्रांतिकारी थे जिन्होंने वहाँ के जो कहिए वहाँ से इन्होंने हर क्षेत्र से अपना 1857 का क्रांति के लिए इन्होंने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को किसने गोली मारी? प्रश्न एक बार और, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को किसने गोली मारी? तो आपका आंसर है उधम सिंह। चलिए चलते हैं। जलियांवाला बाग कांड का मुख्य आरोपी जो थे या मुख्य दोषी कहिए जनरल ओडायर थे। एक प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसी घटना से आक्रोशित होकर गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, लेकिन उधम सिंह ने लंदन में जाकर कब 13 मार्च 1940 को इन्होंने जनरल ओडायर को गोली मारी थी। अगला क्वेश्चन है,
कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत मार्च 1946 को आया था। चलिए, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1944 सॉरी कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। इस मिशन में तीन तीन मेंबर थे। एक थे पैथिक लॉरेंस, एक थे एबी अलेक्जेंडर और तीसरा थे क्रिप्स यानी स्टेफोर्ड क्रिप्स। एक बार फिर, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और क्रिप्स। इनका उद्देश्य क्या था? कैबिनेट मिशन भारत आने का क्या उद्देश्य था? तो इनका उद्देश्य क्या था कि भारत को स्वतंत्रता प्रदान करना और सत्ता को ब्रिटिश सरकार से भारतीय को हस्तांतरित करना। और एक महत्वपूर्ण और काम था, इनका एक काम था संविधान सभा के निर्माण कर संविधान को, एक भारत को संविधान बनाकर सुपुर्द करना। ठीक। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैध शासन का जन्म लियोनेल कार्टियस को माना जाता है। 1757 में एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध का नाम था प्लासी की लड़ाई। और 1764 में एक बक्सर का युद्ध हुआ था। इस दोनों युद्ध से ही अंग्रेज़ों, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने क्या किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन करना आरंभ कर दी। तो उसी कंपनी को चलाने के लिए तरह तरह के एक्ट लाए जा रहे थे, यानी कानून लाए जा रहे थे। उसी में जो फर्स्ट कानून था, इसका नाम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दूसरा कौन था? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, उसमें द्वैध शासन को जन्म दिया, क्योंकि उसमें एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया गया। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को काम दिया गया कि आप जो है ना व्यावसायिक मामलों को देखिए, यानी आप व्यवसाय को देखिए। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या था? राजनीतिक मामले को देखना। तो इस 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से ही द्वैध शासन का जन्म हुआ। और ये द्वैध शासन भारत शासन अधिनियम 1858 में इस द्वैध शासन को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका आंसर है लॉर्ड लियोनेल कार्टियस। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत क्योंकि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संविधान कब अंगीकृत किया गया या कब अधिनियमित किया गया या कब आत्मर्पित किया गया, तो आपका जवाब होना चाहिए 26 नवंबर 1949 को। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरे भारत में लागू कर दिया गया। अगला प्रश्न है, संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में 100 विषय हैं। अभी वर्तमान में जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल को है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार स्टेट को है, और जो समवर्ती सूची हैं उन पर कानून हो या उन पर जो भी विषय आते हैं, जैसे आपका सेंट्रल में बैंकिंग क्षेत्र सेंट्रल का है, जेल हो गया, पुलिस हो गया, ये सब स्टेट्स के हैं। उसके बाद समवर्ती सूची जैसे आपका वन हो गया, शिक्षा हो गया, ये सब समवर्ती सूची के विषय हैं। तो अभी समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। आपका राज्य सूची में 61 विषय हैं। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं।
21वां संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सा भाषा को जोड़ा गया? तो 21वां संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ये सिंधी भाषा 21वां संविधान, हम जानते हैं कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था या बन के तैयार हुआ था, उस समय उसमें 14 भाषा का ही जिक्र किया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में भाषाओं की संख्या अभी 22 भाषाएं हैं, तो उसमें 8 भाषा को बाद में जोड़ा गया। तो देखिए 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 में मणिपुर, कोंकणी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। और 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोरो, डोगरी, मैथिली, संथाली, देखिए बहुत आसान तरीके से आपको याद हो जाएगा। देखिए 21वां संविधान 1967 में सिंधी, 67 से सिंधी, 71वां संविधान संशोधन 1992, और जब 21वां संविधान संशोधन और 71वां संविधान संशोधन को जोड़िएगा 21 और 71 92 यानी 92, तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाओं को जोड़ी गई। ठीक, तो टोटल कितने भाषा भी हो गए? तो आपसे पूछा जाएगा कि अभी संविधान में कितने भाषाएं हैं का उल्लेख किया गया है? तो अभी संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और आपसे पूछा जाएगा कि जब संविधान बन के तैयार हुआ था या लागू हुआ उस समय कितने भाषा थे? तो उस समय 14 भाषा थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन आपका आर्टिकल 54 में है। देखिए राष्ट्रपति के कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं। जैसे राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 52 अनुच्छेद में कहा गया है। राष्ट्रपति की जो शक्ति है और जो कार्य है वो 53 में कहा गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव 54 में है। निर्वाचन की विधि अनुच्छेद 55 में है। उनका कार्यकाल, माने राष्ट्रपति का क्या कार्यकाल होना चाहिए, यानी कार्यकाल उनका 5 वर्ष है, तो आर्टिकल 56 में है। उनको पुनर्निर्वाचन यानी राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन करना है, इस चीज़ का व्याख्या जो है आर्टिकल 57 में दिया गया है। राष्ट्रपति की योग्यता, उनका योग्यता क्या होना चाहिए, जैसे वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो 35 वर्ष पूरे कर लेना चाहिए, वो लोकसभा के चुनाव लड़ने योग्य हो। ठीक है, ये सब उनका योग्यता हो गया। उसके बाद है राष्ट्रपति की शर्त क्या होना चाहिए, और राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं वो आर्टिकल 60 में है। यानी ध्यान करें 52 में क्या है, तो राष्ट्रपति का पद 52 में है, शक्ति और कार्य 53 में, निर्वाचन 54 में, राष्ट्रपति की विधि, निर्वाचन की विधि 55 में, कार्यकाल 56 में, पुनर्निर्वाचन 57 में और योग्यता 58 में, और उनका शर्त या अर्हताएँ 59 में और राष्ट्रपति का शपथ 60 में। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति यानी राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो आपका आंसर है राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति का वेतन जो दिया जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उपराष्ट्रपति का जो वेतन दिया जाता है वो उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं दिया जाता है, वो राज्यसभा का सभापति होने के रूप में दिया जाता है। उपराष्ट्रपति के कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं, जैसे भारत में कोई उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63 में, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है अनुच्छेद 54 में इस बात का जिक्र है। उनका निर्वाचन 66 में है, उनकी पदावधि 67 में, और शपथ लेते हैं उपराष्ट्रपति 69 अनुच्छेद के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न क्या है, भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी बनाती है। तो ऐसे कुछ
प्रयाग हैं जिसको पंच प्रयाग भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि पंच प्रयाग में कौन सा प्रयाग नहीं है या कौन कौन से प्रयाग हैं, तो पंच प्रयाग सुन लीजिए। पहला विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग जो दो नदियों के मिलने से बना है, जहाँ दो नदियों का मिलन। प्रयाग में क्या समझते हैं, जहाँ दो नदी आपस में जिस स्थान पे मिलता है उनको प्रयाग कहते हैं। तो विष्णु प्रयाग, धौली गंगा और अलकनंदा दोनों जब नदी मिलते हैं तो विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। नंद प्रयाग, जब नंदकी नदी और अलकनंदा नदी दोनों मिलती है तो नंद प्रयाग। कर्ण प्रयाग, जब पिंडार नदी और अलकनंदा नदी जब मिलती है तो कर्ण प्रयाग का निर्माण होता है। रुद्र प्रयाग, जब मंदाकिनी और अलकनंदा एक साथ मिलती है तो रुद्र प्रयाग का निर्माण होता है। और एक इम्पोर्टेंट है जिससे गंगा नदी का निर्माण होता है, भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलती है उस प्रयाग को कहते हैं देव प्रयाग, यानी देवों का प्रयाग। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो निम्न में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? इसका आंसर होगा आपका जलोढ़ मिट्टी, बहुत इम्पोर्टेंट है। जलोढ़ मिट्टी क्या है? जलोढ़ मिट्टी है जो नदी अपने द्वारा जो मिट्टी को बहा के लाती है, उस मिट्टी का निर्माण, जो मिट्टी बनता है उस मिट्टी को हम सब जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक, जलोढ़ मिट्टी के दो पार्ट कह सकते हैं, एगो खादर एगो बांगर। जो पुरानी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, और जो नई नई मिट्टी जो बनती है उसको खादर कहते हैं। चलिए, ये जो जलोढ़ मिट्टी है ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। यह मिट्टी पंजाब में, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल में अधिकांश जगह पाए जाते हैं। यह आपसे अगर एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन है, तो भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी यही जलोढ़ मिट्टी है। इसकी प्रतिशतता 43% यानी 43% पूरे भारत में है। उसके बाद लाल मिट्टी का स्थान है, तो लाल मिट्टी 18% है, और उसके बाद काली मिट्टी। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा मिट्टी भारत में है तो जलोढ़ मिट्टी, दूसरा लाल मिट्टी और तीसरा काली मिट्टी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका में अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? साउथ अमेरिका में अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? एक बात समझिएगा, घास दो प्रकार के होते हैं, एक शीतोष्ण घास, एक होता है शीत घास। एक होता है उष्ण कटिबंधीय, माने गर्मी के जो दिनों में जो घास पनपता है उसको उष्ण कटिबंधीय घास का कहते हैं मैदान। और जो ठंडे प्रदेशों में जहाँ खूब ठंड होती है वहाँ जिस घास का निर्माण होता है उसको शीत कटिबंध कहते हैं। अच्छा, ये घास क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस घास से बहुत सारे काम में लिए जाते हैं। जैसे उष्ण कटिबंधीय घास यानी गर्मी के दिनों में जो घास का निर्माण होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी उस घास का यूज हम नहीं कर सकते, वो बहुत बड़े बड़े घास होते हैं। लेकिन शीत कटिबंधीय जो घास होते हैं वो पशु के लिए, चारा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे देखिए, शीत कटिबंधीय घास कौन कौन से हैं आप लोग लिख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक है पंपास जो अर्जेंटीना में पाया जाता है, दूसरा है प्रेयरी जो अमेरिका में पाया जाता है, तीसरा वेल्ड जो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, स्टेपी जो एशिया और यूरोप में पाया जाता है, और डाउन्स जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये क्या है? शीत कटिबंधीय, यानी ठंडी के दिनों में उगने वाले घास शीत कटिबंधीय जो है पंपास अर्जेंटीना, प्रेरी अमेरिका, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, स्टेपी एशिया और यूरोप, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। कुछ उष्ण कटिबंधीय यानी जो गर्मी के दिनों में जो घास उगते हैं वो क्या है? लानोस घास है जो उष्ण कटिबंधीय घास है, जो वेनेजुएला में होता है, कैंपोस ब्राज़ील में, और सवाना जो होता है पूर्वी अफ्रीका या मध्य अफ्रीका में, यानी अफ्रीका में सवाना घास।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। कुछ इम्पोर्टेंट मरुस्थल जैसे ऑस्ट्रेलिया में कुछ अन्य भी मरुस्थल हैं, जैसे गिब्सन पूछा जाए, सिम्पसन पूछा जाए, तो गिब्सन, सिम्पसन और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है या चीन में, दोनों का क्षेत्र पड़ता है। पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर है। कालाहारी बोत्सवाना में है। आटाकामा चिली में है। और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट है दस्त ए कबीर और दस्त ए लूट, ये दोनों ईरान में। एक बार और, गोबी मरुस्थल मंगोलिया, पेंटागोनिया अर्जेंटीना और चिली, कालाहारी बोत्सवाना, आटाकामा चिली और दस्त ए कबीर और दस्त ए लूट ईरान में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में 3 इम्पोर्टेंट, गिब्सन, सिम्पसन और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदी जो है तिब्बत से निकलते हैं। सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपसे बार बार परीक्षा में एक नदी से 1 या 2 प्रश्न रहता है। तो सिंधु नदी, ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ऐसा कौन सा नदी है जो भारत में उसका उद्गम नहीं है, मतलब भारत से नहीं निकलती है वो नदी? तो 3 नदी हैं, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। ये तीनों कहाँ से निकलती है? तीनों तिब्बत से ही निकलती हैं। जो सतलज नदी भारत में जो प्रवेश करता है, तो सतलज नदी भारत में एक दर्रा है, शिवकिला दर्रा से प्रवेश करता है, जो शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। और ब्रह्मपुत्र नदी आपका प्रवेश अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में प्रवेश करता है। ठीक, अगला प्रश्न है, काली क्रांति किससे संबंधित है? काली क्रांति क्या है? तो काली क्रांति मत्स्य, कोयला, कच्चा तेल या सरसों उत्पादन से। तो आपका आंसर होगा कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति किससे संबंधित है? तो कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। कुछ इम्पोर्टेंट जो है क्रांति, जैसे नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, सुनहरा क्रांति जूट उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन से, लाल क्रांति मांस या टमाटर से, गुलाबी क्रांति झींगा से, रजत क्रांति कपास से, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक से, गोल क्रांति आलू उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, सुनहरी क्रांति बागवानी उत्पादन से और सदाबहार क्रांति जो है समग्र कृषि के विकास से। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्रांति है जो आप सब लिख लीजिए। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वनस्पति से तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। अगला प्रश्न, प्रकाश एक प्रकार का क्या है? तो प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार का कण एवं तरंग दोनों हैं। क्या है? कण एवं तरंग दोनों हैं। देखिए, न्यूटन का मानना था कि प्रकाश जो है कण सिद्धांत का व्याख्या करता है, यानी कण सिद्धांत पे वो चलता है। हाइगेंस का कहना था कि तरंग जो प्रकाश जो है ना तरंग सिद्धांत का व्याख्या करता है। और एक डी ब्रोगली एक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला कि प्रकाश कण भी है और तरंग भी है, मतलब दोनों का गुण का ये व्याख्या करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूटन ने क्या कहा था? कण सिद्धांत दिया था। हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत दिया था और डी ब्रोगली ने द्वैत सिद्धांत यानी द्वैत कण और तरंग दोनों सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है।
इंसुलिन शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी आपके शरीर में जो ग्लूकोज जो होते हैं उनको ये कंट्रोल करता है। इनकी इंसुलिन का खोज बेंटिंग और बेस्ट ने किया था। अगर इंसुलिन की मात्रा कम बनने लगे, अगर हमारे शरीर में इंसुलिन कम बनना स्टार्ट हो जाए तो डायबिटीज़ रोग हो जाता है। अगर डायबिटीज़ रोग जो लोगों को होता है उनमें क्या चीज़ें कमी आ जाती है, उन इंसुलिन जो है ना कम मात्रा में निकलते हैं, क्योंकि इंसुलिन जो भी मीठा पदार्थ जाता है यानी ग्लूकोज की मात्रा को कम कर देता है। अगर इंसुलिन कम हो जाएगा तो डायबिटीज़ रोग हो जाएगा, यदि और इंसुलिन ज़्यादा हो जाएगा तो हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाएगा। एक बार और, अगर इंसुलिन कम हो जाए तो डायबिटीज़ रोग हो जाता है, अगर इंसुलिन अधिक हो जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गॉड पार्टिकल क्या है? तो गॉड पार्टिकल आपका एक हिग्स बोसॉन है। इसकी खोज, जैसे गॉड पार्टिकल की खोज किसने की थी? तो पीटर हिग्स ने और डब्ल्यू एंगलॉर्ड ने किया था। तो आपसे पूछेगा गॉड पार्टिकल क्या है? तो हिग्स बोसॉन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो विटामिन D2 को, विटामिन D2 को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। जैसे B1 को थायमीन कहा जाता है, विटामिन A को रेटिनॉल कहा जाता है, B1 को थायमीन कहा जाता है, B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है, B3 को नियोसिन कहा जाता है, और B5 को पैंटोथोनिक कहा जाता है, और B6 को पायरिडॉक्सिन। एक बार और, A को विटामिन A को रेटिनॉल, विटामिन B1 को थायमीन, B2 को राइबोफ्लेविन, B3 को नियासिन, B5 को पैंटोथोनिक अम्ल, B6 को पायरिडॉक्सिन, और फिर विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D को कैल्सीफेरॉल, यही दिया हुआ है। जैसे D2 को एग्रो कैल्सीफेरॉल कहते हैं, D3 को कॉले कैल्सीफेरॉल कहते हैं, अब विटामिन E को टोकोफेरॉल, अब विटामिन K को फिलोक्विनोन। एक बार और, विटामिन A को रेटिनॉल, विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D को कैल्सीफेरॉल, विटामिन E को टोकोफेरॉल, और विटामिन K को फिलोक्विनोन। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो लुम्बिनी आपका कहाँ पड़ता है? तो लुम्बिनी आपका नेपाल में पड़ता है। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव एक पड़ता है जो नेपाल में पड़ता है। ठीक, इसे एशिया का ज्योतिपुंज भी कहते हैं, यानी लाइट ऑफ एशिया। इन्होंने, भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। और जब प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो गया। गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधी जो ग्रंथ है, जो जातक है, क्या है? जातक। एक इम्पोर्टेंट बात, बुद्ध का जन्म 563 में नेपाल के लुम्बिनी गांव में। इसे एशिया का लाइट ऑफ एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में। इनकी मृत्यु जो है ना 483 ईसा पूर्व में हो गया। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? निम्न में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो आपका आंसर है घेंघा। घेंघा जो एक रोग है जो आयोडीन की कमी से होता है। अब मनुष्य में प्रतिदिन 140 mg
आयोडीन खाना ही चाहिए, माने किसी भी रूप में आयोडीन का मात्रा इतना शरीर में जाना चाहिए। अगर आयोडीन की मात्रा में कमी आ जाएगी तो आपको घेंघा रोग हो जाएगा। चलिए, मलेरिया जो होता है, मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। डेंगू जो रोग है ये अरबो वायरस से होता है। इसी रोग को, डेंगू रोग को ही हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। एक एंडीज बीमारी है जो इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। अगला प्रश्न है, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ था? तो भारत में जो सेवा कर है, राजा चेलैया समिति जो है ना, राजा चेलैया समिति, इनके सिफारिश पर भारत में सेवा कर लागू किया गया था। राजा चेलैया समिति 1991 में कर सुधार हेतु इस समिति का स्थापना किया था। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार हैरोल्ड डोमर समिति था। सेकेंड पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल था। तीसरा जो है पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी पर आधारित था। चौथा गॉडगिल पर, और सातवां डब्ल्यू मिलर मॉडल पर। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस आधार पर, किस मॉडल पे था, तो पहला पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर्स मॉडल पे, दूसरा महालनोबिस मॉडल पे, तीसरा पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी मॉडल पे, चौथा गॉडगिल मॉडल, और सातवां डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। आज का क्विज का 25 क्वेश्चन आपको मैंने डिफाइन किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद।